हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 12th का 5 चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को अगेन पुनः फिर से एक बार हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्लास 11th का लिमिट चैप्टर लिमिट चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके जितने भी फॉर्म हैं उस फॉर्म पर हम लोगों को लिमिट के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, सारे रूल्स अगर हम लोगों को पता है तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पर अच्छी तरह से हम लोग कमांड बना सकते हैं। इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जिनमें से फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना है कंटिन्यूटी और सेकेंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी के जितने भी रूल्स, उसके जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, कैसे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक पॉइंट पर कैसे कंटिन्यूटी की जांच की जाती है, एक इंटरवल में कैसे कंटिन्यूटी की जांच की जाती है, इस सारी चीज़ों को कवर करने के बाद हम लोग आएंगे डिफरेंशियबिलिटी पे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर कंटिन्यूटी की डिफिनीशन क्या होती है। तो हम लोग को इसमें दो पार्ट में हम लोग कंटिन्यूटी को कवर करेंगे। फर्स्ट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर कंटिन्यूअस क्या होता है और एक इंटरवल में कंटिन्यूअस क्या होता है। तो उन दोनों बातों में से मैं फर्स्ट लिखा हूँ यहाँ पर। पढ़ना क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंतर्गत सबसे फर्स्ट हम लोग को कंटिन्यूटी पढ़नी है। और कंटिन्यूटी में भी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर हम लोगों को कंटिन्यूअस सीखना है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। तो फिर हम लोगों को एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी क्या होती है, पहले इस पर डिस्कस पूरा कर लेंगे हम लोग। जब ये टॉपिक खत्म होगा हम लोग का, तब उसके बाद बात करेंगे कंटिन्यूटी इंटरवल में। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन लिखे हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब सतत फलन क्या होता है। एक बात मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जब तक हम कहेंगे नहीं कि इंटरवल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तब तक कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर ही हम लोग कंटिन्यूटी की बात करने जा रहे हैं। हम लिखे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन सतत फलन, कोई फलन f ऑफ x किसी बिंदु x बराबर a पर सतत है तो इसका अर्थ है कि बिंदु a f ऑफ a, मतलब हम जानते हैं कोई भी हमारा अगर ये ग्राफ बनाया गया है, ये कोई भी ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पर अगर x की वैल्यू कितनी लेते हैं, a लेते हैं, तो उसके करिस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर y का मान मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, f ऑफ a कहते हैं। तो इसके निर्देशांक को लिख देंगे a कामा f ऑफ a। इसी पॉइंट को बस मैं यहाँ पर लिखा हूँ। f ऑफ a पर फलन के आलेख में कोई क्रम भंग नहीं है, अर्थात फलन का आलेख बिंदु a, f ऑफ a पर टूटता नहीं है। मतलब कि कोई भी अगर हम ग्राफ अगर बना रहे हैं, किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो अगर उस पॉइंट पर हमारा ग्राफ टूटता नहीं है तो कहते हैं कि उस पॉइंट हमारा जो फंक्शन है जो वो क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी की सेकंड डेफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं कि किसी भी अगर हम y बराबर f ऑफ x के ग्राफ की बात करें, तो उस ग्राफ को अगर हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, तो उस प्रकार के हम फंक्शन को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर बताया है कि यदि किसी फलन का आलेख बिना कलम उठाए बनाया जा सके तो इस प्रकार के फलन को सतत फलन कहते हैं। देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, मतलब किसी बिंदु पर फलन की सातत्य क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है। क्योंकि हम लोग किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूटी की अगर जांच करेंगे तो पहले हमको ये जानकारी की जरूरत पड़ेगी कि आखिर कंटिन्यूटी की जांच कैसे की जाती है। तो उसी की डेफिनेशन हम देने वाले हैं। तो उसकी डेफिनेशन को देने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ से डिफिनीशन को देने के लिए समझें, क्योंकि जो हमारा डिफिनीशन बनती है वो ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो डिफिनीशन को हम समझ पाएंगे। यहाँ पर लिखे हैं इसकी डिफिनीशन को देने के लिए फर्स्ट हम लिखे हुए हैं, एक ये ग्राफ बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, f ऑफ x बराबर सिग्नम x का हमारा ग्राफ है। हम लोग जानते हैं कि f ऑफ x बराबर सिग्नम x जो हमारा होता है वो कैसा होता है, f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x अपन क्या होता है x। इस प्रकार के फलन को ही हम क्या कहते हैं, सिग्नम फलन कहते हैं। अगर इसके हम डोमेन की बात करें, चाहे ओरिजिनलिटी की बात करें अगर, तो क्या होता है यहाँ पर
ये 1 होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, -1 होता है जब x लेस देन 0 होता है, और 0 होता है जब x की वैल्यू 0 ले ली जाती है। इसका मतलब इसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, जिसका ग्राफ यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है। तो इसमें अगर देखा जाए तो x बराबर 0 पर जो हमारा ग्राफ है वो टूटा हुआ है। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इधर ग्राफ है, इधर है, तो 0 पर क्या है, हमारा ग्राफ टूटा हुआ है। क्योंकि अगर हम ग्राफ अगर यहाँ से अपना पेन लगा करके चालू कर दें तो अब यहाँ जाने के बाद जो है कि पेन उठा करके यहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर पेन उठा करके यहाँ जाना पड़ेगा, तब यहाँ पर ऐसे हमको चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि हमको पेन उठाना पड़ रहा है पॉइंट x के मान 0 पर। फलन का मान प्राप्त करने के लिए 0 पर हमको पेन क्या करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन है x बराबर 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो फिर अगर x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है तो थोड़ा सा लिमिट से इसको कनेक्ट करके देखा जाए कि लिमिट क्या रिजल्ट यहाँ पर दे रहा है हमको। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जिसको हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x। अगर हम राइट से लिमिट निकालेंगे तो +1 के बराबर वैल्यू देगा, और लेफ्ट से अगर लिमिट निकालेंगे, जिसको क्या कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू कितना आएगा, -1 आएगा। और 0 पर निकालेंगे, 0 पर हमारी जो वैल्यू है वो 0 ही है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि RHL लिमिट जो हमारा है वो +1 आ रहा है, LHL जो लिमिट है वो -1 आ रहा है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो तीनों ही नॉट इक्वल है। मतलब ये कंडीशन एक डिसकंटिन्यूटी की हमको एक मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बनाया है, उसके लिए लिमिट कुछ इस प्रकार से मिली है। एक और हम फिगर बनाते हैं, देखते हैं वो भी फंक्शन हमारा वो डिसकंटिन्यूअस अगर है तो लिमिट वहाँ पर कैसी बिहेव करती है। तो यहाँ पर एक हम फंक्शन बनाया है, सिग्नम x का ही बनाया है, लेकिन मॉड ऑफ सिग्नम x का बनाया है। हम जानते हैं कि जब मॉड लगा देते हैं तो x अक्ष के जो नीचे का ग्राफ होता है वो ऊपर चला जाता है, जितना नीचे होता है उतना है ऊपर, जैसा नीचे रहता है वैसा ही ऊपर हो जाता है बस। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सिग्नम x हमारा है, नीचे जो ग्राफ था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और x अक्ष पर जो पॉइंट है वो तो x अक्ष पर ही रहेगा। तो ये है मॉड ऑफ सिग्नम x का ग्राफ। यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं हम x बराबर 0, मतलब कि x बराबर 0 पर 0 तो है y का मान, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो ये वाला ग्राफ मिल रहा है, पीछे बढ़ रहे हैं तो ये वाला ग्राफ मिल रहा है। तो फिर एक बार अगर देखें हम तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यहाँ पर कलम रख करके अगर इधर बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर जा करके उठा करके पेन यहाँ लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उठा करके तब इधर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि 0 पर ये भी क्या है, हमारा ग्राफ टूटा हुआ है, ब्रेक है। तो फिर इसको लिमिट से क्या इसका कनेक्शन है, जरा देख लिया जाए लिमिट से इसको कनेक्ट करके। तो ये देख पा रहे हैं कि RHL निकाल रहे हैं, यहाँ पर कितना है, 1 है। RHL निकाल रहे हैं तो भी 1 आ रहा है। LHL निकाल रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट से अगर हम जा रहे हैं, x का मान 0 की ओर जा रहे हैं ऋणात्मक से लेकर के, तो फंक्शन की वैल्यू -1 की ओर अग्रसर हो रही है। उसी प्रकार से अगर हम राइट से x का मान ले रहे हैं तो फिर हमारा जो y का मान है +1 की ओर अग्रसर हो रहा है, और जब x का मान 0 ले लेते हैं तो y का मान क्या आता है, 0। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि RHL और LHL लिमिट तो सेम है, बट फंक्शन की जो वैल्यू है 0 उसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पर। तो 0 पर फंक्शन के मान के बराबर नहीं, मतलब कि अगर हम एक डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो अगर ऐसी कंडीशन आ जा रही है तो भी हम डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, अगर ये केस आ जा रही है तो भी इसको डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। तीसरे में बात कर ले रहा हूँ, एक और मैं ग्राफ बनाया हुआ हूँ y बराबर 2x अपान x का। अगर हम y बराबर 2x अपान x के ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि x का मान 0 रख नहीं सकते, 0 पर अनडिफाइंड वैल्यू देगा। तो x का मान 0 पर हम y का मान कुछ नहीं बनाया है, अनडिफाइंड है। और बाकी अगर x का मान 0 नहीं है तो उसके बाद कुछ भी रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो यानी कि राइट से भी चलेंगे, x का मान अगर राइट से हम ले रहे हैं तो भी y का मान 2 आएगा, और लेफ्ट से x का मान ले रहे हैं, मैंने लेफ्ट से 0 की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो भी हमारा जो फंक्शन का मान होगा +2 की ओर ही अग्रसर होगा। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, बट यहाँ पर फंक्शन ही हमारा डिफाइंड नहीं है, 0 पर फलन का मान ही नहीं है। तो फिर एक चीज़ तो है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्वार्टर है, यहाँ पर फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पर ग्राफ तो टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन इसका लिमिट से क्या कनेक्शन है उसको
उसको जरा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। लिखे हैं डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस तो दिख ही रहा है, लेकिन लिमिट से उसका कनेक्शन देख लें। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, वो तो है बट जो है एफ ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पर वो डिफाइंड नहीं है। तो अगर ये भी केस अगर हमको कहीं मिलती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। अब इसी से आगे और एक आध ग्राफ देखते हैं तो हमको ये पता चलेगा कि आखिर फंक्शन को कंटिन्यूअस कहने के लिए लिमिट में क्या कनेक्शन होगा। देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये फिगर बनाया है। ये जो हमारा फिगर है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ 1 अपॉन एक्स कह लें, चाहे 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स कह लें, दोनों बातें की उसी का हमें ये ग्राफ बनाए हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो y बराबर एफ ऑफ एक्स कहें चाहे y बराबर 1 अपॉन एक्स कहें, ये इसका जो ग्राफ हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा ग्राफ होता है y बराबर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का। तो जब मॉड लेते हैं तो जो x एक्स के नीचे का ग्राफ होता है वो मतलब कि ये जो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज का काम करता है, हमारा x एक्स इस ग्राफ के लिए इमेज का काम करता है। तो जैसा फिगर ऊपर होता है वैसा ही फिगर, जैसा फिगर नीचे होता है वैसा ही फिगर ऊपर बन जाता है। इस दर्पण इसको मान करके बना लिया जाता है ग्राफ को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है, इसका एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ 1 अपॉन एक्स कह लें चाहे 1 अपॉन मॉड एक्स कह लें, उसका ग्राफ ये बनता है हमारा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर तो हम राइट से मतलब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी जो है कि इनफाइनाइट आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पर तो भी इनफाइनाइट आएगा, और x का मान फंक्शन की वैल्यू भी 0 पर निकाला जाएगा तो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। उस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा हुआ है। एक चीज़ तो ये दिखाई दे रहा है कि ग्राफ बनाने के लिए हमको 0 पर फंक्शन मतलब कि कलम उठाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे इधर बढ़ेंगे, जब इस पर जाएंगे तो पेन उठा करके इस ग्राफ पर हमको आना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर लिमिट से इसको ज्वाइन कर दिए हैं। क्या लिखे हुए हैं, पहले तो लिखे हैं डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0 है ही ग्राफ हमारा। फिर उसके बाद लिखे हैं कि लिमिट से इसका कनेक्शन क्या है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिखे, मतलब कि जो वैल्यू आ रही है वो इनफाइनाइट किसी के इक्वल नहीं लिखा जाता है, इसलिए टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये भी टेंडिंग कर रहा है इनफाइनाइट की ओर, और फंक्शन की वैल्यू भी टेंडिंग कहाँ कर रही है, इनफाइनाइट की ओर। तो इस हिसाब से अगर देखें हम तो ऐसा अगर कह लें कि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स बराबर 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0। तो ये थोड़ा सा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी जो होता है खुद जो है कि एक निश्चित संख्या नहीं होती, इसलिए सबको हम बराबर नहीं कह सकते। तो सब मिला जुला करके अगर सब इनफाइनाइट के बराबर अगर आ रहे हैं तो भी ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक हम ग्राफ बनाए हैं किसका, y बराबर साइन एक्स का हम ग्राफ बनाया है। यहाँ पर ये y बराबर साइन एक्स का हम ग्राफ बना लिए हैं। यहाँ पर अगर देखें कि x का मान कुछ भी ले लें, कोई भी ऑल रियल नंबर कुछ भी ले लें, यहाँ पर बस x का मान मैंने a सपोज कर लिया है। a पर जो वैल्यू आ रही है, जो a पर x का मान a रखने पर जो y का मान आ रहा है उसको हम l कुछ देर के लिए कंसिडर कर लिए हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं, देखने पर ये पता चल पा रहा है हमें कि अगर यहाँ से देखें तो इधर बढ़ें चाहे इधर बढ़ें, मतलब ग्राफ पर चलने के लिए, ग्राफ को पूर्ण करने के लिए हमको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हम कहेंगे कि x बराबर a पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फिर इसका लिमिट से कनेक्शन देख ले रहे हैं। तो इधर से अगर देखा जाए x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इधर से चलेंगे तो भी l आएगा। x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी l ही आएगा, और x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो भी l ही आएगा। और l एक फाइनाइट क्वांटिटी है, ये भी कंफर्म रहना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखे हैं कंटिन्यूअस तो है x बराबर a पर, क्योंकि हमको ग्राफ पर चलने के लिए कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और लिमिट से इसको कैसे मैंने कनेक्ट कर दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a, और इक्वल टू l के बराबर है, और l एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल करके आता है कि अगर हमको फंक्शन के मैथमेटिकली
अगर कंटिन्यूटी की हमको जांच करनी है तो हम जिस पॉइंट पर अगर हमको कंटिन्यूटी की जांच करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें और फंक्शन की वैल्यू निकालें, और तीनों ही इक्वल फाइनाइट अगर आता है, मतलब इक्वल भी हो और फाइनाइट भी हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो हमारा जो फंक्शन है x बराबर जिस पॉइंट पर निकालते हैं उस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। थोड़ा सा एक चीज मैंने कई बार देखा है कि अगर लिमिट की जब बात की जाती है, जैसे मैं इसकी बात कर ले रहा हूँ, ये इसकी जब लिमिट की बात की जाती है निकाला जाता है कि ये अगर हमसे दे दिया जाए f ऑफ x इक्वल टू 1/mod ऑफ x और पूछ दिया जाता है कि बताइए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो कई बार मैंने देखा है, कहीं कहीं मैंने देखा है कि बताया जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैं बता दूं यहाँ पर ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट की ओर टेंड करते हैं, और हम जानते हैं कि जब RHL इक्वल टू LHL होता है तभी हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो फिर इसको हम लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, इसको क्या कहा जा सकता है, तो मैं अपने हिसाब से बता दूं। अगर हम जानते हैं कि जो लिमिट का हमारा आंसर आता है, मतलब कि जो लिमिट की जो वैल्यू आती है 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से कोई भी आ जाता है तो उसी को आंसर नहीं दिया जाता है। उसके अलावा कुछ भी अगर आ जाता है, 7 के अलावा कोई भी आंसर, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, एक होता है हमारा 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, एक होता है 0 गुणे इनफाइनाइट, एक होता है 1 पर पावर इनफाइनाइट, और एक होता है हमारा 0 पर पावर 0, और एक होता है इनफाइनाइट पर पावर 0, और एक होता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। लिख ले रहे हैं कहीं यहीं पर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यहीं पर लिख ले रहे हैं 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0 गुणे इनफाइनाइट। ये हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। इसमें से मतलब कि फंक्शन में लिमिट जो x टेंडिंग करता है वो वैल्यू रखें, और इस 7 में से कोई भी आ जाता है तो वो हम मतलब उसी को हम इनडिटर्मिनेट कहते हैं, वो आंसर हम नहीं देते हैं, वो आंसर नहीं दिया जाता है। बाकी इसके अलावा कुछ भी आ जाता है लिमिट रखने पर, x की वैल्यू पुट करने पर, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो फिर अगर बात करें तो इसमें x का मान अगर हमको 0 पर इसका निकालना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं लिमिट, तो यहाँ पर x बराबर 0 पर निकालेंगे तो देख पा रहे हैं इससे इनफाइनाइट आएगा। x बराबर मतलब इधर से निकालेंगे, अगर इधर से अगर निकालेंगे तो भी प्लस इनफाइनाइट आएगा, इधर से निकालेंगे तो भी प्लस इनफाइनाइट आएगा। इस कंडीशन में आखिर इनफाइनाइट जो हमारा आ रहा है वो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई नहीं आ रहा है। तो इस आधार पर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। कहीं मतलब कि मैं बार बार देखा हूँ कि ये बताया जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ये लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। हाँ, वही कंटिन्यूटी में अगर बात करेंगे तो फिर कंटिन्यूटी के लिए 3 केस होती है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, वो तीनों इक्वल होना चाहिए, साथ ही फाइनाइट के इक्वल होना चाहिए, नहीं कि इनफाइनाइट के। लेकिन लिमिट में ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि वो बराबर इनफाइनाइट नहीं हो सकता, बराबर इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये लिमिट क्या करती है, 0 पर एग्जिस्ट करती है। देखते हैं आगे। चलिए, तो इसके आधार पर हमने जो है कि ग्राफ के सहारे समझा है कि आखिर जो है कि कब हमारा जो है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है। तो हर केस में डिसकंटिन्यूस हुआ है, बस एक केस में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ है, वो केस ही अपनी हम डिफिनीशन अब बना दे रहे हैं। तो ये जो मैं पॉइंट लिखा था उसकी ये डिफिनीशन हो जाएगी। कोई फलन y बराबर f ऑफ x बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि राइट हैंड लिमिट, मतलब कि x बराबर a पर अगर हमको चेक करना है तो उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट। यहाँ पर फाइनाइट के साथ साथ जो है कि एक श्योर क्वांटिटी, निश्चित जो है कि कोई क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फाइनाइट अगर आ रहा है तो हम कह देंगे कि इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। कोई एक हम जो है कि मतलब फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है और वो इंटरवल के फॉर्म में आ रहा है, जैसे कह दिया कि ये -1 से 1 के बीच में रहे, तो भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या होना चाहिए, फाइनाइट के साथ साथ श्योर, निश्चित भी होना चाहिए कि आखिर वो क्या है। अगर ये ऐसा आ जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू इतना के बीच में, इसकी वैल्यू इतना के बीच में, और इसकी वैल्यू मतलब सॉरी ये एफ ऑफ ए फंक्शन की वैल्यू भी इतना के बीच में, अगर -1 से 1 के बीच में आ रही है तो भी हम कहेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं, क्योंकि फाइनाइट
के साथ साथ क्या होना चाहिए, निश्चित भी होना चाहिए, वो हमको पता भी रहना चाहिए कि आखिर वो वैल्यू कितनी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस बात को मैं समझा रहा हूँ। और लिमिट में हम पढ़ चुके हैं कि इसी बात को हम ज्वाइंट रूप में इतना लिखते हैं ये। तो इसलिए दूसरी डेफिनेशन इसकी कैसे दे सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a बराबर कोई फाइनाइट क्वांटिटी। अब यहाँ पर फाइनाइट अगर हम लिमिट में रहते तो इतना को हम फाइनाइट ये कोई जरूर नहीं है कि लिखें, वो अगर इनफाइनाइट भी आंसर आ जाता है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो फिर यहाँ पर बात रह गई कि कब हम जो है कि इसका प्रयोग करेंगे और कब इसका प्रयोग करेंगे, मतलब कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए कब ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कब निकालेंगे और कब जो है कि फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू एफ एक्स बराबर ए पर निकाल देंगे। तो इसको हम लिमिट में ही जो है कि पूरा जो है कि समझाया जा चुका है कि कब जो है कि RHL LHL निकालने की जरूरत पड़ती है, कब डायरेक्ट इससे हमारा काम चल जाता है। तो मैं एक बार बता दूं, अगर मान लीजिए कि हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं कि x बराबर ग्रेटर देन जीरो के लिए, x बराबर जीरो, x ग्रेटर देन जीरो के लिए सपोज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर एक हमारा फंक्शन डिफाइंड है और x बराबर जीरो पर जीरो हम कह रहे हैं और x लेस देन जीरो पर हम कह रहे हैं कि ये है x प्लस 1 और हम कहें कि x बराबर जीरो पर कॉन्टिन्यूटी की जांच कीजिए। तो जिस पॉइंट पर हमको फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी होती है, अगर उससे कम के लिए मतलब x बराबर जीरो पर अगर हमको जांच करना है तो जीरो से कम के लिए फंक्शन अलग डिफाइंड होता है, जीरो से ज़्यादा के लिए अगर फंक्शन अलग डिफाइंड होता है तो उस कंडीशन में हमको RHL और LHL निकालने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर ऐसा रहता कि x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए जो फंक्शन का मान है एक्स स्क्वायर है और x इक्वल टू जीरो के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है कितनी है, जीरो है, तो यहाँ पर हमको RHL और LHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कि x का मान जीरो से अधिक होगा तो भी यही फंक्शन है, x का मान जीरो से कम होगा तो भी यही फंक्शन है, बस जीरो पर ये है। तो यहाँ पर हमको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम ये निकाल लेंगे, इसी से तो हम लोगों का काम हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x निकाल देंगे, वो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम ये देता है। देखते हैं आगे। तो अब हम लोग सीखेंगे कि किसी फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी की अगर हमको जांच करनी होगी, किसी पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं, तो फिर कैसे हम लोग कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। तो हम लोग दो मेथड से किसी पॉइंट पर किसी फलन की कंटिन्यूटी की जांच कर सकते हैं। एक है ग्राफिकल अप्रोच और एक है मैथमेटिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच में जो है हम लोगों को हर फंक्शन का ग्राफ बनाना आना चाहिए, तभी हम जो है कि किसी पॉइंट पर बता पाएंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं। और मैथमेटिकल अप्रोच में ऐसा नहीं है, हर फंक्शन का ग्राफ बनाने की, चाहे किसी फंक्शन के ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग मैथमेटिकली बता पाएंगे कि वो फंक्शन दिए गए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो फिर और हम ये जानते हैं कि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग खास करके मैथमेटिकली ही किसी दिए गए फंक्शन के किसी दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास फंक्शन है, वो कब कंटिन्यूस होते हैं, कब कंटिन्यूस नहीं होते हैं। ग्राफिकली देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैथमेटिकली की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं कुछ मानक फलनों की सांतत्य की जांच में फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं ग्राफिकली, मतलब कि ग्राफ से कैसे बताया जा सकता है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं है, कब कंटिन्यूस है कब डिसकंटिन्यूस है, इसकी बात मैं करने जा रहा हूँ। फर्स्ट में पॉइंट लिखा हूँ एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x का मैं यहाँ पर ग्राफ बनाया हूँ। तो फिर यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि x बराबर जीरो पर हमारा जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूस है। बाकी अगर x का मान कुछ भी ले लेंगे तो फिर ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। बस जीरो पर डिसकंटिन्यूस है। अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो इस डोमेन में हमारा पॉइंट जीरो आता ही नहीं है। तो उस अगर पूछें कि डोमेन में बता दीजिए कि ये अपने प्रांत में कंटिन्यूस है कि नहीं, तो अपने प्रांत में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, क्योंकि जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है वो पॉइंट इसके प्रांत में है ही नहीं। तो यहाँ पर लिखे हम डिसकंटिन्यूस एट x बराबर जीरो। और कंटिन्यूस कब है, इन इट्स डोमेन, मतलब अपने प्रांत में क्या है, जो इसका प्रांत है क्या r-0, अपने प्रांत में वो क्या है, कंटिन्यूस है। दूसरा पॉइंट में लिखा हूँ एफ ऑफ एक्स बराबर tan x। इसके अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, π/2 होता है, सॉरी यहाँ पर π/2 होता है, ये π/2 होता है, ये मैं ये है,
ये 0 है, ये π/2 है, ये π/2 होता है, यहाँ पर -π/2 होता है, यहाँ पर 3π/2 होता है, यहाँ पर -3π/2 होता है, और यहाँ पर जो होता है 0 और यहाँ पर कितना होता है पाई होता है, ये पाई, यहाँ पर कितना होता है -π होता है। तो फिर हम लोग जानते हैं कि tan x का ग्राफ कैसे बनता है। बस इतनी सी बात है कि डिसकंटिन्यूअस की हमको बात करनी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो π/2 पर भी, -π/2 पर भी, -3π/2 पर भी, 3π/2 पर, इन सब पर जो हमारा ग्राफ है क्या है ब्रेक हुआ है, टूटा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि f(x) बराबर जो tan x हमारा है वो क्या डिसकंटिन्यूअस है एट x बराबर 2n+1 इंटू π/2। इसी को लिखा जाता है ज्वाइंट रूप से, और यहाँ पर n बिलोंग करता है इंटीजर से। अगर n का मान इंटीजर इसमें रखते जाएंगे तो यही सब पॉइंट आएगा, क्या आएगा π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, ये सब पॉइंट हमारे आते चले जाएंगे। अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, मतलब कि अपने प्रांत में क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, क्योंकि tan x के प्रांत में ये पॉइंट आता ही नहीं है। तो यहाँ पर कह देंगे इन इट्स डोमेन, अर्थात r-2n+1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। अपने प्रांत में कॉन्टिन्यूअस तो होता है, वहाँ पर अगर हम बात करें तो किस पर डिसकंटिन्यूअस होता है, तो बस इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। बहुत सारे पॉइंट हैं, इसी पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तीसरा एग्जांपल लिए हैं f(x) बराबर cot x लिखे हैं। अगर cot x के ग्राफ की बात करें तो इसका एक ग्राफ होता है, यहाँ पर 0 है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहाँ पर 0 पर, पाई पर, 2π पर, -π पर, इन सब पर क्या होता है हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर f(x) बराबर जो cot x है डिसकंटिन्यूअस तो है किस पर, x बराबर nπ पर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n का मान इंटीजर रखते जाएंगे तो 0, π, 2π, -π, -2π, ये सब पॉइंट आता जाएगा। तो अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन मतलब r-nπ, n बिलोंग्स टू इंटीजर में क्या है कंटिन्यूअस। मतलब कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताइए कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप किस पर पूछ रहे हैं, x के किस मान पर पूछ रहे हैं। तो अगर x का मान nπ हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज उसको अगर निकाल दिया जाएगा ऑल रियल नंबर में से तो हर एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और कुछ ग्राफ देखते हैं। चलिए देखें नेक्स्ट पॉइंट। ग्राफ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। हम कई जो है कि डेरिवेशन कराएंगे, सवाल बताएंगे, तो वहाँ पर जो है कि हम एग्जाम्पल ग्राफ ही देंगे, ऐसे ऐसे ग्राफ देंगे जिनकी हमको ज़रूरत है, उसी को पहले ही हम बनवा ले रहे हैं। और इन सारे ग्राफ्स को हम क्लास 11th में देखे हुए हैं। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट हमारा है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर से x लिख दिए हैं, उसका मैं ग्राफ ये बना हुआ, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये हमारा क्या है ओरिजिन है। तो देख पा रहे हैं इसका जो ग्राफ होता है मैं यहाँ पर प्लॉट किया हुआ हूँ। ये क्या है, जितने भी इंटीजर पॉइंट है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इन सब पर हमारा जो ग्राफ है वो क्या है ब्रेक है। तो यहाँ पर लिखे डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर क्या इंटीजर, इंटीजर पर क्या हमारा ग्राफ टूटा हुआ है। तो कंटिन्यूअस इन r-nπ, r-π मतलब कि जो हमारा रियल नंबर होता है उस रियल नंबर में से पूर्णांकों को निकाल देंगे तो फिर हमारा जो ग्राफ हो जाएगा क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, क्योंकि जिस पर डिसकंटिन्यूअस था उस पॉइंट को ही हम क्या कर लिए r में से निकाल लिए। अब यहाँ पर हम इन इट्स डोमेन क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। इसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, अपने डोमेन में ही कुछ पॉइंट्स पर वो क्या है डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पर डोमेन नहीं लिखे। डोमेन इसका क्या है ऑल रियल नंबर है। अगली बात कर लेते हैं, तो उसी रियल नंबर में से हम पूर्णांकों को निकाल दिए हैं। अगली बात कर लेते हैं, अगला बनाए हैं f(x) बराबर लिस्ट इंटीजर्स ऑफ x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x है और ये क्या है लिस्ट इंटीजर्स ऑफ x है। अगर इसके हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में अंतर है, देख पा रहे होंगे 0 पर 0 और -1 से 0 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं 0 आता है, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं 1 आता है, और 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो 2 आता है। बट x बराबर 1 पर एग्जैक्ट 1, 2 पर एग्जैक्ट 2, -1 पर एग्जैक्ट -1,
तो फिर ये जो हमारा ग्राफ है वो किसका है, लिस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स का ग्राफ है। अगर इसके में डिसकंटिन्यूटी की बात करूँ तो ये भी क्या है, पूर्णांक बिंदुओं पर ही डिसकंटिन्यूअस है और इसका जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर होता है, तो अपने डोमेन में ही ये कुछ बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो फिर ऑल रियल नंबर में से उस पॉइंट को निकाल देंगे जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो फिर उसमें आर में से निकालने के बाद जो हमारा इंटरवल बचेगा उसमें क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये जो डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर किस पर, पूर्णांक पर। तो कंटिन्यूअस कब हो जाएगा, कंटिन्यूअस इन आर माइनस आई, मतलब पूर्णांक इंटीजर। अगला पॉइंट लिखे हैं छठा पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, फ्रैक्शनल, मतलब कि पहले ब्रैकेट में अगर लिखा गया एक्स है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ये जो इसका ग्राफ है, और ये भी क्या होता है, पूर्णांक बिंदुओं पर ही डिसकंटिन्यूअस होता है। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है और पूर्णांक बिंदुओं पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर लिखे हैं डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर इंटीजर, और कंटिन्यूअस कब हो जाएगा, क्योंकि इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। उस रियल नंबर में से इस पूर्णांकों के समुच्चय को निकाल देंगे तो फिर वो पॉइंट निकल जाएंगे जिस पर हमारा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा आर माइनस आई में। अब बात कर लेते हैं सातवां पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। हम लोग क्लास 11th में इसको पढ़ चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन जो एक्स होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन कहते हैं। इसकी जो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर होती है, जो इसकी वैल्यू आती है -1, 1 और 0, ये तीन ही पॉइंट इसके मान ही आते हैं। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो अगर इसी को लिखा जाता है तो ऐसे भी लिखा जाता है, ये 1 लिया जाता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, x बराबर 0 लिया जाता है तो इसकी वैल्यू 0 डिफाइंड की जाती है, और x का मान 0 से छोटा लेते हैं तो इसका मान -1 आता है। तो इसलिए 0 पर 0 और 0 से ज़्यादा पर 1 और 0 से कम पर -1 ये मान देता है। तो इसका भी जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। इसके भी डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन जो यहाँ पर पॉइंट 0 है, ये जो पॉइंट हमारा कौन है, 0, इस पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। 0 पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो उसी 0 को हम रियल नंबर में से क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो r-0 में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये है हमारा ग्राफिकल अप्रोच। और हम जानते हैं कि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए अब हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल अप्रोच क्या होता है कंटिन्यूटी चेक करने का एट ए पॉइंट। तो हम लिखे हुए हैं कुछ मानक फलनों की सांतत्य की जो जांच कर रहे थे, अभी ग्राफिकली हम देखे हैं। अब हम मैथमेटिकली की बात कर रहे हैं। तो फिर मैथमेटिकली मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर एक बार बता दूं कि आखिर मैथमेटिकली क्या होता है। तो मैं बताया हूँ कि जब हम ग्राफिकली की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हर फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है, बनाना संभव नहीं होता है। इसलिए किसी पॉइंट पर अगर फलन के कंटिन्यूअस की हमको जांच करनी है तो फिर ग्राफ बनाना अगर नहीं आता है तो फिर कैसे करेंगे, तो उसी मेथड को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल अप्रोच। और वो होता क्या है कि हम लोग अभी डिफिनीशन पढ़े हैं कि किसी पॉइंट x बराबर a पर फलन कंटिन्यूअस कहलाता है कब, जब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ a, और वो भी क्या हो, फाइनाइट हो, श्योर हो। तो फिर मैं वहाँ पर लिखा हूँ सभी फलनों का ग्राफ बनाना संभव नहीं है, इसलिए आलेखीय विधि द्वारा सभी फलनों की सांतता की जांच करना संभव नहीं है। इसलिए गणितीय विधि, जिसको मैं लिखा हूँ कंटिन्यूअस फलन की परिभाषा से, जो मैं डिफिनीशन दिया हूँ, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू x बराबर a पर फंक्शन का मान, उसी को लिख दिए हैं, से फलन के सांतत्य की जांच करते हैं। अब इसी चीज को हम लोग देखेंगे, पहले पूरा एग्जाम्पल्स की आखिर जांच करते कैसे हैं, 2 4 5 एग्जाम्पल देखने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1 बाई एक्स। ये कब है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिया गया जब x इक्वल टू कितना है, 0 के x बराबर 0 पर सांतता की जांच कीजिए। हमको जो है कि x बराबर 0 पर ये बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस तो बस एक केस में ही होता है, बाकी हर केस में डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। वो क्या होता है, RHL
इक्वल टू LHL इक्वल टू x बराबर 0 पर फंक्शन का मान। तो चले पहले निकलते हैं हम। यहाँ पर मैं बता दूं एक बार कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस पर हमको कंटिन्यूटी की जांच करनी है, जिस पॉइंट पर उससे कम और अधिक के लिए, दोनों के लिए फंक्शन एक ही है। देखिए यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि x का मान जब 0 से ज़्यादा होगा तो भी यही है f(x) का मान, और जब x का मान 0 से कम होगा तो भी f(x) का मान यही है। तो यहाँ पर हमको RHL और LHL निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है कि हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x टेंडिंग टू 0 f(x) इक्वल टू क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) का मान है x इंटू साइन 1/x। अब उसके बाद लिमिट निकालने से पहले सबसे पहले हम करते क्या हैं कि x को इस फंक्शन में रख करके देखते हैं। अगर 7 जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, अगर उसमें से कोई आता है तो हल करते हैं, और नहीं तो दूसरा कुछ आता है तो वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसलिए पहले रख करके इसमें चेक कर लेते हैं। तो x का मान अगर यहाँ पर 0 पुट करेंगे हम, ये 0, तो फिर 0 इंटू क्या लिखेंगे? यहाँ पर रख करके चेक कर ले रहे हैं, चल रख ले रहे हैं क्योंकि दिखाई दे रहा है सीधा सीधा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा कितना? x का मान ये 0 रख लेंगे, और ये कितना हो जाएगा? साइन 1/0। और हम जानते हैं कि साइन 1/0 मतलब कि ये कोई भी इनपुट अगर दे दिया जाए, साइन के में कोई भी इनपुट अगर दे दिया जाता है तो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0 गुणी -1 to 1, और इसके बीच में कोई वैल्यू आएगी 0 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आने वाला है? 0। और फंक्शन की अगर वैल्यू देख लें, f(0) बराबर भी कितना है? 0। मैंने x का मान 0 पुट करने पर फंक्शन का मान भी कितना है? 0। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) इक्वल टू f(0) बराबर फाइनाइट, यानी 0 के ही बराबर तो दोनों आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि x बराबर 0 पर दिया गया जो फलन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस। लिख देंगे यहाँ पर। अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन कॉन्टिन्यूअस है। बढ़ते हैं आगे, सेकेंड एग्जाम्पल देखें। चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। लिखे हैं f(x) इक्वल टू 1 - cos x अपान x²। ये कब है? जब x नॉट इक्वल टू 0 है। ये फंक्शन का मान 1/2 है। कब? जब x की वैल्यू 0 है। लिखे हैं कि f(x) बराबर इतना के x बराबर 0 पर सततता की जांच कीजिए। मैंने इसकी कंटिन्यूटी की हमको जांच करनी है। देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए कि जिस पॉइंट पर हमको अगर कंटिन्यूटी की जांच करनी है, उस पॉइंट से कम के लिए भी फंक्शन वही है, और उस पॉइंट से ज़्यादा माने x का मान 0 से अगर अधिक लेते हैं तो भी यही है f(x) का मान। जब x का मान 0 से कम लेते हैं तो भी यही है f(x) का मान। इसलिए यहाँ पर RHL और LHL निकालना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू किस पर निकालना है? 0। तो यहाँ पर 0 प्लस 0 माइनस कुछ नहीं लिखेंगे, बस 0 लिखेंगे। और ये f(x) कितना? जब x एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 को टेंड करता है, तो फिर f(x) का मान ये है, क्योंकि एग्जैक्ट जब 0 होता है तो उसका मान f(x) का मान 1/2 है। तो कितना लेंगे यहाँ पर? लिमिट x टेंडिंग टू 0, और f(x) का मान है 1 - cos x अपान x²। और हम इसको रिजल्ट के तौर पर क्लास 11th में याद करवाए हुए हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/2। क्यों? क्योंकि जब हम कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट याद होना चाहिए। वैसे तो हम इसका मान निकाल करके दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन याद हमको यहाँ पर क्या देना है? हम एग्जाम्पल सब दे रहे हैं, जब एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। इसको निकाला जा सकता है, नो प्रॉब्लम। cos x का मान ऐसा रख दें, चाहे cos x का एक्सपेंशन रख देंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? फंक्शन की वैल्यू की। f(0) बराबर कितना है? 1/2। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हियर कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) का जो मान है वो कितना है? f(0) के बराबर, यानी कि 1/2। ये फाइनाइट आंसर दे रहा है, इसलिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। फंक्शन डिफाइंड है हमारा
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपान एक्स। ये कब है? जब एक्स का मान 0 से कम लिया जाता है। एफ ऑफ एक्स बराबर 1 लिया जाता है कब? जब एक्स का मान 0 लिया जाता है। एफ ऑफ एक्स का मान 1 माइनस कास एक्स अपान एक्स स्क्वायर लिया जाता है कब? जब एक्स का मान ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि फंक्शन इतना के एक्स बराबर 0 पर समता की जाँच कीजिए। यहाँ पर एक्स के जिस मान पर हमको कंटिन्यूटी की जाँच करनी है उसके लिए माने उससे कम अगर वैल्यू लिया जाता है, मतलब 0 से कम के लिए अगर बात करें तो फंक्शन अलग डिफाइंड है, 0 से ज़्यादा के लिए बात करें तो फंक्शन अलग डिफाइंड। देख पा रहे हैं कि x का मान जब 0 से कम लिया जाता है तो फंक्शन ये है, जब x का मान 0 से अधिक लिया जाता है तो फंक्शन ये है, और x बराबर 0 पर 1 है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पर RHL और LHL निकाला जाता है। तो हमको निकालना है क्या? जिसको हम RHL ये कह लें, वैसे लिमिट में पूरा बताया जा चुका है, बस नाम भी अगर ले लेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि RHL क्या है। तो RHL है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब लिखेंगे RHL को ऐसे डिनोट किया जाता है f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। बस इसका काम इतना ही है कि जब x का मान 0 से ज़्यादा लेते हैं तो फंक्शन क्या हमको लेना है। तो 0 से जब ज़्यादा लिया जाएगा, x का मान 0 से ज़्यादा, तो फंक्शन ये लिया जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस कास एक्स अपान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बस अब ये 0 प्लस का काम खत्म हो चुका है। अब डायरेक्टली हम इसको x टेंडिंग टू माने 0 जैसे भी अब इसको लिखा जा सकता है। बस प्लस का मतलब यही है, यहाँ पर 0 प्लस का मतलब यही है कि 0 से ज़्यादा अगर x का मान होता है तो फंक्शन का मान क्या लेना है। बाकी डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू मैं भी बताएं, इसका मान कितना होता है? 1/2 होता है। आगे बढ़ते हैं। लिमिट अभी तो दिख ही रहा है, आगे हल करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 दिया हुआ है और हमने RHL का मान इतना ला दिया था। RHL ही फंक्शन के इक्वल नहीं है, और हम जानते हैं कि कंटिन्यूस होने के लिए तीनों बराबर आना चाहिए। RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0 पर तो दिखाई दे रहा है। वैसे निकालना चाहें तो उसको भी निकाल सकते हैं। LHL बराबर कितना होता है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस, बस ये बताता है कि 0 से जब कम ले रहे हैं तो फंक्शन का मान क्या लेना है। x का मान जब 0 से कम लिया जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है। देखते हैं, जब x का मान 0 से कम लेते हैं, यहाँ पर देखें तो फंक्शन का मान है कितना? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये है अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 और अपान ये x। अब उसके बाद काम खत्म हो चुका। ये माइनस की कहानी बस इतनी ही थी कि हमको फंक्शन यहाँ पर लिखना आता हो। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर अब देखेंगे कि डायरेक्टली पहले हम क्या करते हैं, लिमिट सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि ये फॉर्म कैसा है। माने इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो फिर कौन सा फॉर्म है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। पहले रख करके x का मान 0 पुट करके देख लें। 0 रखेंगे तो 0/0 का फॉर्म आएगा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इस केस में अगर हमारा जो है कि अपरिमेय फलन है, इरेशनल फंक्शन है, तो उस कंडीशन में रेशनलाइजेशन किया जाता है। और यहाँ पर रेशनलाइजेशन जो किया जाएगा वो न्यूमरेटर का किया जाएगा, क्योंकि ऊपर ही दिखाई दे रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और इसको हम क्या कर देंगे? 1 प्लस एक्स अंडर रूट में है ये 1 प्लस एक्स और माइनस 1 और अपा इंटू कर दे रहे हैं, इंटू क्या? अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 और अपान में x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। आगे अगर बात करें हम तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से करड़ी गायब होगी, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 यानी कि ऊपर हो जाएगा x सिर्फ। तो लिमिट x टेंडिंग टू ये 0 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? x अपान x और ये अंडर रूट में 1 प्लस एक्स और कितना हो जाएगा? प्लस 1। ये x इससे कट जाएगा। अब डायरेक्टली x का मान 0 इसमें पुट अगर कर देंगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। ये 1/2। तो यहाँ पर RHL और LHL तो इक्वल था, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि f ऑफ 0 कितना है, तो f ऑफ 0 कितना है? 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब कि x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि RHL इक्वल टू LHL बट नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। लिखेंगे हियर, यहाँ क्या है? लिमिट
x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, बस यहीं से पता चल गया था कि हमारा जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा एग्जाम्पल लिखे हुए हैं एफ ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस कास एक्स अपान एक्स स्क्वायर जब x लेस देन 0 होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 जब x 0 के इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2x अपान x जब x ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी की हमको जांच करनी है। तो फिर से एक बार मैं बता दूं कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है RHL, LHL और फंक्शन की वैल्यू। तीनों अगर इक्वल आ जाएगा तो कह देंगे कि x बराबर 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज किसी भी केस में डिसकंटिन्यूअस। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे लिमिट पर डिपेंड करता है, हमको लिमिट अच्छे तरह से आना चाहिए। देखते हैं आगे, तो निकालेंगे क्या, RHL, जिसको हम क्या कहते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 पर निकालना तो 0 प्लस a पर निकालना होगा a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स का मान। ये बस इतना बताएगा, 0 प्लस का मतलब कि 0 से ज्यादा, मतलब एग्जैक्ट x 0 नहीं है। x का मान जब 0 से ज्यादा होता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, बस इतनी सी बात है। तो x का मान जब 0 से ज्यादा होगा तो फंक्शन का मान कितना है, ये है साइन 2x अपान कितना है x। अब इसमें हमको इसका काम खत्म, 0 प्लस का काम खत्म हो चुका है, बस वो इतना ही बता रहा था कि फंक्शन क्या लेना है हमको। आगे की अब बात करते हैं कि अब क्या करें, तो जो x का मान है डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म आ रहा है। अगर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई आएगा तो फिर हमको आगे हल करने की जरूरत पड़ेगी, और नहीं तो उसके अलावा 8वां कोई भी फॉर्म आएगा डायरेक्टली वही हम आंसर देने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले रफली चेक किया जाता है। जब 0 यहाँ पर रखेंगे तो 0 यानी साइन 0 का मान 0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है लिमिट में, यानी कि ये लिमिट में इंडिटरमिनेट फॉर्म इसलिए होता है कि ये टेंडिंग टू 0 होता है, एग्जैक्ट दोनों 0 नहीं होते हैं, नहीं तो उस कंडीशन में अपरिभाषित भी इसको कहा जाता है। चल देखते हैं तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो हम बता चुके हैं कि ये जितना है उतना ही अगर नीचे रहता और दोनों ही यानी कि 2x 0 की ओर टेंड करते हैं। किसकी ओर टेंड करते हैं, 0 की ओर। तो यहाँ पर देखें ना, जब x टेंडिंग टू 0 है तो 2x टेंडिंग टू भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर रख करके देखें, ये 0 ये भी 0 की ओर टेंड कर रहा है, इसका मतलब इसकी लिमिट 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 और इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2। आगे बढ़ते हैं, तो एक बार अगर मैं बताऊं, अगर हम यहाँ पर केयर देख करें तो x बराबर 0 पर तो 1/2 है, x बराबर 0 पर तो कितना है, 1/2 है। अगर ये दिखाई दे रहा है कि 2 आ गया तो इसका मतलब कि x बराबर 0 पर अभी भी अगर देखा जाए तो डिसकंटिन्यूअस, अगर लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। क्या निकाल दे रहे हैं LHL, जिसको क्या कहते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस का बस काम इतना सा ही है कि वो 0 से कम के लिए फंक्शन कौन है वो बताता है। तो 0 से कम के लिए फंक्शन है कितना, 1 माइनस cos x अपान एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और एफ ऑफ अगर हम 0 की बात करें तो एफ ऑफ 0 बराबर 1/2 है। तो यहाँ पर जो ये LHL की वैल्यू है और फंक्शन की वैल्यू वो तो इक्वल है, बट ये जो RHL नॉट इक्वल टू LHL यहाँ पर दिख रहा है, तो भी हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन हमारा है x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि RHL नॉट इक्वल टू LHL, क्योंकि RHL का मान 2 आ रहा है और LHL का मान 1/2 आ रहा है। तो इसलिए हम कह देंगे कि अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं, चल लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और हम लोग लिखे हुए एफ ऑफ एक्स बराबर cos x टू द पावर cot स्क्वायर एक्स जब x नॉट इक्वल टू 0 होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर -1/2 जब x इक्वल टू 0 होता है। तो फंक्शन इतना के x बराबर 0 पर
सत्यता की जांच कीजिए, माने कंटिन्यूटी की हमको जांच करनी है। तो फिर से एक बार देखते हैं इसको। सबसे फर्स्ट मैं बता दूं कि यहाँ पर RHL और LHL निकालने की जरूरत है कि नहीं, तो यहाँ पर भी हमको RHL और LHL निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी की जांच करनी है उस पॉइंट से कम के लिए भी और ज़्यादा के लिए भी फंक्शन एक ही डिफाइंड है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि x का मान 0 से अधिक 0 से कम के लिए फंक्शन ये है, एग्जैक्ट 0 के लिए ये है। चले देखते हैं, तो निकाल लेते हैं भाई RHL LHL। RHL क्या होता है? RHL की बात करें तो ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। सॉरी, RHL और LHL दोनों तो यहाँ पर एक ही, बस क्या होगा यही RHL और LHL दोनों को दिखाएगा। तो हमको बस इतना निकालना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट, ये जब x टेंडिंग टू 0 है मतलब 0 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, तो फिर फंक्शन कौन हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x और टू द पावर cot स्क्वायर x, ये फंक्शन हमारा हो जाएगा ये। अब यहाँ से लिमिट सॉल्व करना हमको आना चाहिए। अगर लिमिट हमको आती है तो हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर कमांड बना सकते हैं। अगर हम लोगों को लिमिट नहीं आती है तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमको टफ लगेगी, क्योंकि पूरा का पूरा हम लोग लिमिट की ही बात करने वाले हैं इसमें। तो चलो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर लिमिट सॉल्व करना है तो करते क्या है कि सबसे पहले फॉर्म देखते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पर cos 0 और ऊपर हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर 0। तो cos 0 का मान तो 1 होता है और cot 0 का मान इनफाइनाइट है, तो ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्म है। तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट तरीका हम बताए हैं, वो डायरेक्ट तरीका ही हम अप्लाई करेंगे, नहीं तो लॉग लेकर के इसको सॉल्व किया जाता है। तो डायरेक्ट तरीका क्या होता है, लिखते हैं e टू द पावर लिमिट जो है सो x टेंडिंग टू 0 gx यानी कि cot स्क्वायर x और f ऑफ x माइनस 1, तो हो जाएगा f ऑफ x का मतलब है cos x माइनस 1। ये सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है। अब उसके बाद क्या करें, अब उसके बाद यहाँ पर अगर देखें हम, अगर यहाँ पर देखें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और इसको लिखा जा सकता है cos x माइनस 1 और अपान कितना हो जाएगा cot स्क्वायर सॉरी tan स्क्वायर x, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x, ये ऐसे cot नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिख दें इसको e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और इसमें से माइनस को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस को कॉमन कर लें, क्यों करेंगे, क्योंकि फार्मूला हम जानते हैं उसी को सेट करने के लिए cos x, और इसमें ये करते हैं कि ये बटे में x स्क्वायर कर दे रहे हैं और इंटू एक्स स्क्वायर बटे में tan स्क्वायर x अलग कर लेते हैं। ठीक, तो फिर ये माइनस तो चाहे तो बाहर कर सकते हैं, तो e टू द पावर माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस cos x अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपान tan x का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे। तो फिर इसका मान तो 1/2 होता है और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो टोटल मिलाकर के e टू द पावर माइनस 1/2, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और इसका मान कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर का मान 1 ही होता है। तो फिर e टू द पावर माइनस 1/2 हमने इसका मान निकाला। और अगर देखें यहाँ पर कि f ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो भी क्या है, e टू द पावर माइनस 1/2 है। इसका मतलब अर्थात लिखेंगे हियर यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इक्वल टू क्या है, f ऑफ 0 है। इसलिए दिया गया फलन x बराबर कितना पर, 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी बिंदु पर फलन के असांतत्य, मतलब कि किसी पॉइंट पर अगर हम फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है यदि कोई फलन f ऑफ x किसी बिंदु x बराबर a पर सतत नहीं है तो वह x बराबर a पर क्या होता है, असतत। असतत मतलब कि असतत का मतलब होता है ये है कि अगर किसी पॉइंट पर अगर हम कहते हैं कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, तभी उसको हम क्या कह रहे हैं, असतत कह रहे हैं। तो फिर अब बात करते हैं कि आखिर जो बनाने का तरीका, मतलब कि कंटिन्यूअस कहने का तरीका तो सिर्फ एक है,
किसी फंक्शन को अगर हम कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं तो उसको तो सिर्फ एक ही तरीका है कहने का कि वो कॉन्टिन्यूस है। कब? जब RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू फंक्शन का उस पॉइंट पर वैल्यू, तीनों अगर इक्वल, वो भी फाइनाइट के अगर इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। अब डिसकॉन्टिन्यूस के तो बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए अब हम बताने वाले हैं कि जो डिसकॉन्टिन्यूटी के टाइप हैं, कोई फंक्शन अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो कितने प्रकार से हो सकता है, उसी पर हम लोगों को बातें करनी है। तो कुछ टॉपिक इसका देखेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग की मतलब और नॉन रिमूवेबल क्या होता है, रिमूवेबल क्या होता है। आज जितना हो सकता है उतना कवर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अभी हम बताए हैं कि फलन को कॉन्टिन्यूस सिद्ध करने के लिए, कॉन्टिन्यूस कहने के लिए तो बस एक तरीका होता है, डिसकॉन्टिन्यूस कहने के लिए कई तरीके होते हैं। उन्हीं सारे पॉइंट को हम लिखे हैं और बारी बारी से सबका नाम भी बताने वाले हैं। लिखे हैं फलन f ऑफ x बिंदु x बराबर a पर असतत होता है यदि और केवल यदि फर्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x। मतलब कि कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है यदि उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल ना हो, यानी कि एग्जिस्ट ही न करे, एग्जिस्ट ही न करे। मतलब क्या है? वो बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो मतलब कि अगर हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब यहाँ पर RHL और LHL इक्वल नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम सिर्फ कहेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ मैं इसकी बात करूं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इनफाइनाइट आता है। अगर मैं कहूं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये क्या आता है? इनफाइनाइट या अपरिभाषित, ये इसका मतलब होता है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ये लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब कि RHL नॉट इक्वल टू LHL। अगर हम कहें कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, तो इसका मतलब क्या है कि वो अनडिफाइंड कुछ देगा। और हम कहें कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, इसका मतलब ये भी क्या देगा? कोई इनफाइनाइट जैसी कोई क्वांटिटी देगा, ये इसका मतलब होता है। तो लिमिट एग्जिस्ट न करे तो भी हम कह देंगे कि डिसकॉन्टिन्यूस है। और इसका मैं सामने यहाँ पर ग्राफ दिखाया हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि RHL ये है +1 और LHL कितना है? -1, जिसके कारण ये जो है कि क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है। तो डिसकॉन्टिन्यूस का एक टाइप हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं कि RHL और LHL दोनों, ये किसका ग्राफ है? ये है सिग्नम x का। ये किसका ग्राफ है? सिग्नम x का, y बराबर सिग्नम x का ग्राफ है। और ये भी y बराबर सिग्नम x का ही ग्राफ है, लेकिन किसका? उसके मॉडुलस का ग्राफ है। तो फिर इसमें क्या है? RHL और LHL दोनों ही +1 के तो इक्वल हैं, दोनों ही +1 के इक्वल हैं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 पर 0 हो जा रही है। तो दोनों इक्वल है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो भी ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस। ये भी एक टाइप हो जाएगा। अगले टाइप की मैं बात करूँ, सबका अलग अलग नाम बताने वाले हैं, इसलिए फिर से इसको एक बार देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी हमको याद रखने के लिए, दिमाग पर बैठाने के लिए, उन सारी चीज़ों को मैं बताना चाह रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस। दोनों बराबर तो है लेकिन फंक्शन की वैल्यू ही नहीं मालूम है, यानी कि ये दोनों बराबर तो है, दोनों बराबर तो है हमारा, लेकिन फंक्शन की वैल्यू ही नहीं यहाँ पर मिल रही है हमको। यानी कि इसकी अगर मैं बात करूँ तो एक इसका ग्राफ है f ऑफ x बराबर कह सकते हैं 2x अपान चाहे 3x अपान x का कह सकते हैं। x का मान 0 पर कोई ग्राफ ही नहीं है। बाकी RHL लेंगे तो भी 3 आएगा, LHL लेंगे तो भी 3 ही आएगा। तो ये RHL एक LHL दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ही हमको परिभाषित नहीं है। अगली बात कर लेते हैं, चौथा सीमाओं लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x तथा लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x में से कम एक अपरिभाषित हो या अस्तित्व में नहीं हो, या अस्तित्व में नहीं है। मतलब कि इसमें से जो RHL LHL की बात करते हैं उसी में से कोई भी एक अपरिभाषित आ जाता है, तो हम आगे सवाल हल ही नहीं करेंगे, कह देंगे डायरेक्ट वो क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब बात कर लेते हैं, इसका कुछ नाम होने वाला है, तो इसके लिए मैं एक यहाँ पर ग्राफ बनाया हूँ। ये किसका ग्राफ है? y बराबर 1/x का ग्राफ है। तो देख पा रहे हैं 0 पर, मतलब कि 0 के लेफ्ट से जब चलेंगे तो प्लस इनफाइनाइट, 0 के माने x का मान ये ऐसे लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लेंगे तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। और जो फंक्शन है उसकी बात ही हमको नहीं करनी, इन्हीं दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट आ जाएगा तो फिर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं
इन तीनों को ये डिसकंटिन्यूअस के टाइप हैं। इन तीनों को कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इन तीनों को क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और जब लिमिट की वजह से इन तीनों में अगर देख लें तो लिमिट की वजह से यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों मिले हैं, कोई फाइनाइट क्वांटिटी मिले हैं, और यहाँ पर क्या है उनमें से कोई भी अगर एक इनफाइनाइट हो जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसका कोई विशेष मतलब नहीं, बस एक नाम रखा गया है, इसको डाल दिया गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और इसको डाल दिया गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसी में अब नोट बताने वाले हैं कि इसमें कौन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, कौन नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। मैं बता दूं यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, मतलब इसमें से जो भी डिसकंटिन्यूटी लिमिट की वजह से होगी उसको हम कहेंगे नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और जो भी डिसकंटिन्यूटी लिमिट की वजह से नहीं होगी, फंक्शन के मान की वजह से होगा, यानी कि एफ ए की वजह से होगा, वो क्या हो जाएगा? वो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल का मतलब ये होता है कि रिमूव करके उसको कंटिन्यूट बनाया जा सकता है, और नॉन रिमूवेबल का मतलब होता है कि उसको किसी भी स्थिति में कंटिन्यूस न बनाया जा सके। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये किसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी है? तो लिमिट की वजह से है, इसलिए ये जो होता है, ये जो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है वो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर पूरा नाम की बात करें तो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड, ये फर्स्ट काइंड में है। क्यों? सॉरी, नॉन रिमूवेबल। ये नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो भी किसके अंतर्गत है? फर्स्ट काइंड के अंतर्गत है, क्योंकि लिमिट की वजह से डिसकंटिन्यूटी है। अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पर फंक्शन के मान की वजह से है, इसलिए ये क्या है? रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी या फर्स्ट काइंड है, क्योंकि इन तीनों को फर्स्ट काइंड के अंतर्गत डाला गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग से फंक्शन का मान 1 के बराबर डिफाइन करके इसको क्या हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। अब कहेंगे तो फिर इस फंक्शन को इसको यहाँ पर ले जा करके, ये तो पॉइंट है, ये है, इसको भी यहाँ पर लेकर के चले जाएं फंक्शन को, इसको भी यहाँ पर लेकर चले जाए तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये अलाउ नहीं होता है। फंक्शन को आप फंक्शन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, पॉइंट को छेड़ा जा सकता है, पॉइंट को इधर उधर कर सकते हैं। ये रूल्स नहीं है कि फंक्शन को ऊपर नीचे दाएं बाएं खींच लें, पॉइंट को बस आप ले जा सकते हैं। तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन ये नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। और ये क्या है? ये है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये भी क्या है? फर्स्ट काइंड, क्योंकि इस पॉइंट को अगर यहाँ पर ले जा करके रख देंगे तो ये फिल हो जाएगा, ये जो खाली सर्कल है वो भर जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? यहाँ पर देखें तो ये क्या है? ये भी रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि अगर ये जो अनडिफाइंड है इसको अगर डिफाइंड कर दे 3 से, मैंने एफ ए का मान 3 अगर ले लेते हैं तो फिर ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यू, क्योंकि अलग अलग हम देखेंगे तमाम प्रश्न दिया रहेगा जिसमें फंक्शन को अलग से डिफाइंड किया गया होगा, तो वो इस प्रकार से किया गया होगा जिससे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हो जाता होगा। कंटिन्यूअस बनाने के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग से कोई डिफाइंड करके हमारे प्रश्नों में भी लिखा होगा। तो ये क्या है? ये भी क्या है? ये रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड। ये क्या है? नॉन रिमूवेबल, क्योंकि यहाँ पर लिमिट की वजह से ही डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, चाहिए ये इनफाइनाइट, तो ये नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड के अंतर्गत डाला जाता है। तो यहाँ पर जो भी मैं बात कर रहा हूँ बस इस ग्राफ को मिटा करके मैं नोट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर जो भी मैं बात बताया हूँ यहाँ पर नोट में उसको मैं डाल दिया हूँ, ये हमें याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट इससे कंपटीशन में प्रश्न बनते हैं। लिखे हैं कि फर्स्ट सेकंड, एक बार ध्यानपूर्वक देख लें ताकि याद हो जाए। फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्रथम प्रकार के असांतत्य यानी कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। ये जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इन तीनों को, मतलब लिमिट जो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, चाहे इनफाइनाइट आ रही थी, अगर उसकी वजह से कोई डिसकंटिन्यूटी बन रही है तो उसको हम सेकंड काइंड में डालते हैं, बाकी ये तीनों फर्स्ट काइंड में होते हैं। तो यहाँ पर लिखे क्या है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को प्रथम प्रकार की असांतत्य डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं, तथा जो फोर्थ है, ये चौथा है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय प्रकार की असांतत्य यानी कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं कि फर्स्ट को, ये जो पहला पॉइंट है, ये वो क्या है? नॉन
डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, क्योंकि फर्स्ट काइंड के अंतर्गत तीनों है ये है। अब मैं बताया हूं कि जब लिमिट की वजह से डिसकंटिन्यूटी होती है, लिमिट की वजह से डिसकंटिन्यूटी, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिमूवेबल। बाकी हर केस में अगर फंक्शन की वजह से है तो क्या होता है, रिमूवेबल होता है। मतलब कि उसको रिमूवेबल का मतलब क्या, मैं फिर कल इस पर फिर डिस्कस करेंगे कि नॉन रिमूवेबल और रिमूवेबल पूरी बात जो होती है वो क्या होती है। बस आज के लेक्चर में बस इतना ही हमारा लास्ट रहेगा। तो मैं बता दूं एक बार फिर इसको कि जो ये फर्स्ट होता है, ये इसको नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। पूरा इसका नाम होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। बस इसके नाम से मतलब है, हम लोग असंतत के टाइप की बात करें उसके नाम को हम लोग सीख रहे हैं कि इसका नाम क्या हो सकता है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, क्योंकि पहला काइंड में है और चूंकि ये फंक्शन के मान की वजह से इसलिए क्या है, ये रिमूवेबल। तो देख लें यहाँ पर लिखे हैं कि सेकेंड तथा थर्ड को, थर्ड भी वही है, थर्ड भी वही है, क्योंकि लिमिट की वजह से नहीं है इसलिए ये रिमूवेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। फर्स्ट काइंड के अंतर्गत ये दोनों हैं और ये रिमूवेबल है, मतलब कि रिमूव करके इसको कंटिन्यूस बनाया जा सकता है। अगला चौथा पॉइंट, जो चौथा है ये वाला, मतलब कि या तो राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ जाए या तो लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ जाए, तो फिर उसको क्या लिखे हैं कि फोर्थ को नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आप क्या कहते हैं, सेकंड काइंड कहा जाता है। फोर्थ को नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। तो फिर आज के लेक्चर में बस इतना है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।